बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 13 मई पाकिस्तान में बुध की रात आसिम मुनीर्स डिफैक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 165। आज बहुत ही गहमा गहमी पर मबनी दिन था क्योंकि बहुत सारी खबरें हैं। पहले आपके सामने एक गेम चेंजर किस्म की खबर रखते हैं मिडल ईस्ट से, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर भी बहुत कुछ हुआ है। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा कुछ हुआ है। कुछ सरकारी हाजी भी सामने आ गए हैं। इसके अलावा भी पार्लियामेंट के अंदर भी हाथापाई हुई है और भी बहुत सारी खबरें हैं, वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन पहले मिडल ईस्ट से एक गेम चेंजर आप उसे कह लीजिए जो आज न्यूज़ आई है, और न्यूज़ आई है इजरायली प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर से। आज इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के ऑफिस से ऑफिशियली इस बात का ऐलान किया गया कि हाल ही में जब इसराइल अमेरिका की ईरान के साथ जंग चल रही थी और दोनों साइड्स एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे थे, और ऐन उस वक्त आपको पता है कि ईरान ने सबसे ज़्यादा हमले यूएई पर किए हैं। इसराइल से भी ज़्यादा हमले ईरान की तरफ से यूएई पर हुए, और ईरान का यही इल्ज़ाम था मुत्तहिदा अरब अमारात के ऊपर कि वो इसराइल के साथ मिलकर हम पर हमले कर रहे हैं। उसके बाद वॉल स्ट्रीट जर्नल की भी एक स्टोरी आई थी जिसमें उन्होंने पहले बताया कि किस तरीके से यूएई जो है वो सीक्रेटली ईरान के ऊपर हमले कर भी रहा है और करवा भी रहा है। रॉयटर्स ने भी हाल ही में एक स्टोरी की जिसमें वो कहते हैं कि सऊदी अरब ने भी ईरान पर सीक्रेट हमले किए। ये स्टोरी तो कल ही की थी जो रॉयटर्स की है, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल की स्टोरी पिछले चंद दिन में बहुत इमर्ज की जिसमें जिसमें उन्होंने लिखा कि यूएई जो है उन्होंने सीक्रेटली हमले किए हैं ईरान के ऊपर। आज ये जो बॉम्बशेल अनाउंसमेंट है, ये दिखने को तो ऐसे ही है कि जैसे इजरायली प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर ने की है, लेकिन जाहिर है दोनों साइड्स ने एक दूसरे को कॉन्फिडेंस में लेने के बाद ही ये अनाउंसमेंट की है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ये बताता है कि ऐन जंग के दरमियान, जब ये जंग हो रही थी ईरान इसराइल के दरमियान, ईरान यूएई के दरमियान, ऐन उस वक्त नेतन्याहू ने एक खुफिया दौरा किया यूएई का। ये कोई अखबार नहीं कह रहा, ये कोई क्लेम नहीं कर रहा, ये कोई स्कूप नहीं है किसी न्यूज़पेपर के पास। आप सोचिए कितना खुफिया दौरा था कि दुनिया के किसी न्यूज़ आउटलेट को पता नहीं चल सका। ये खबर खुद इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने खुद नशर की और उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ने की। अगर ये ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ना होता और ये कोई वॉल स्ट्रीट जर्नल या कोई भी बड़ा न्यूज़ आउटलेट बीबीसी हो या सीएनएन हो, कोई भी इसको क्लेम करता, तो शायद आधी दुनिया ये ज़रूर समझती कि खबर के अंदर कुछ कमी है, क्योंकि मुमकिन नहीं है कि जंग के ऐन दरमियान नेतन्याहू और वो भी विज़िट करेंगे यूएई का। अब इस खबर ने इस खित्ते की पूरी सूरत हाल को, या बदलती हुई सूरत हाल को जो है वो हम सबके सामने अयां कर दिया है। आने वाले दिन क्लियरली ये बता रहे हैं कि ये जो नया ट्राइका है इस रीजन के अंदर बन रहा, जिसमें आप सबको पता है कि इसराइल के और इंडिया के रिलेशनशिप्स जो हैं वो बहुत ही तगड़े हैं। वो किस लिए हम कह रहे हैं कि बहुत ही तगड़े हैं? एक तो उसका पस मंज़र है, जब से मोदी आए हैं वो बहुत ज़्यादा करीब हैं इसराइल के। उसके अलावा ये भी याद कीजिए कि जिस दिन ईरान पर ये जो हालिया जंग शुरू हुई और हमला हुआ 28 तारीख को, गालिबन फरवरी को हुआ था, उससे एक दिन पहले जो आखिरी हेड ऑफ स्टेट या कोई आखिरी आप ये कहिए कि फॉर्मल ऑफिशियल किसी मुल्क के हेड ऑफ स्टेट का दौरा हुआ था इसराइल का, वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी थे। वो इसराइल में थे, मिल रहे थे नेतन्याहू के साथ, जफ्फियाँ शफ्फियाँ डाल रहे थे, मुकम्मल तौर पर डिस्प्ले कर रहे थे अपनी पूरी सपोर्ट इसराइल के पीछे। जैसे ही उनका तैयारा वहाँ से उड़ा, चंद ही घंटों के बाद इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया था। फिर वो जंग आज के दिन तक चल रही है और पूरी दुनिया उसके नताइज भुगत रही है। फिर हाल ही में आपने ये भी देखा था कि यूएई जो है वो अपना डिफेंस एग्रीमेंट और दूसरे बहुत सारे एग्रीमेंट्स ऐसे जो हैं वो इंडिया के साथ कर रहे हैं, ये कर चुके हैं। अभी भी इत्तलात हैं कि जो यूएई के सदर हैं वो जल्द ही इंडिया का दौरा करने वाले हैं और एक हतमी किस्म का जो डिफेंस एग्रीमेंट है वो इंडिया के साथ साइन करने वाले हैं। अब ये जो स्टेटमेंट है इजरायली प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर की कि वो जंग के ऐन दरमियान उन्होंने यूएई का विज़िट किया, ये अपने ताईं बहुत कुछ बताता है। इससे ये पता चलता है कि दोनों ममालिक जो हैं वो बहुत ही करीब हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि ये स्टेटमेंट बग़ैर यूएई की इजाज़त के या उनके कॉन्सेंट के या उनकी ख्वाहिश के जारी नहीं हुई, क्योंकि ये किसी की मीडिया के पास ये खबर थी नहीं। दौरा खुफिया था, दोनों ममालिक के माबैन था, और ऐसे हालात में जब पूरी दुनिया गज़ा में जो कुछ हुआ उसके बाद इसराइल से डिस्टेंस किए हुए है,
एंड उस वक्त यूएई की तरफ से उन्हें होस्ट करना, उनका आना, और फिर याद कीजिए वॉल स्ट्रीट जर्नल की और बाकी तमाम न्यूयॉर्क टाइम्स सभी की खबरें जो आपके सामने रखते रहे हैं, जिसमें यह पता चला कि लेज़र टेक्नोलॉजी जो है ड्रोन्स को गिराने वाली, मिसाइलों को गिराने वाली, वो इसराइल ने मूव कर दी है फौरी तौर पर यूएई। ये खबर भी आपके सामने रखी थी। फिर ये भी खबर रखी थी कि उन्होंने मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो भी यूएई के अंदर इंस्टॉल किया है। ये भी खबर रखी थी कि ये जो लेज़र टेक्नोलॉजी से दिफा करना है या मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इसको चलाने के लिए जो इसराइल की अफवाज हैं उनका यूनिट भी एक इस जो है वो यूएई के अंदर रीलोकेट किया गया है या वहाँ पर उसे भेजा गया है। तो ये सारी खबरें जब आप इकट्ठे करते हैं तो आपको ये नज़र आता है कि आने वाले दिनों में इसराइल, यूएई और इंडिया की पार्टनरशिप उभरते हुए आप इस इलाके में देख रहे हैं। ये एक नया स्ट्रेटेजिक, आप इसे डिफेंस ब्लॉक कहें, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप ब्लॉक कहें, जो भी आपने कहना है, ये नया उभरता हुआ ब्लॉक नज़र आ रहा है। अब हो सकता है इसमें और ममालिक भी शामिल हों रीजन के अंदर, इंटरनेशनली तो होंगे ही, क्योंकि इसराइल के साथ इस वक्त गज़ा की सूरत हाल की वजह से बहुत सारे मुल्क पीछे हैं और खुलकर उस तरीके से उनकी सपोर्ट का इजहार नहीं कर रहे, लेकिन सपोर्ट तो उनकी मौजूद है। इसी तरह इंडिया की भी सपोर्ट मौजूद है और अब सऊदी अरब जो है वो एक साइड पे निखर कर खड़े होते हुए यूएई के ख़िलाफ़ नज़र आ रहे हैं, और यूएई जो है वो दोबारा से नई सफ़बंदी या पुरानी सफ़बंदी, लेकिन अब आप सबके सामने वो आश्कार हो रही है। तो बहुत ही ये दिलचस्प सूरत हाल है। दिलचस्प, मैं इसे कोई पॉजिटिवली नहीं कह रहा, एक तरफ से तकलीफ दे सूरत हाल भी है जो डेवलप हो रही है कि किस तरीके से यूएई जो है वो बहुत ही करीब चला गया है नेतन्याहू के। इसके जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसके ऊपर भी बहुत दूररस नताइज भी होंगे, असरात भी होंगे। ये अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट है, लेकिन जाहिर है इस डेवलपमेंट को आप सिर्फ एक ख़बर की हद तक नहीं देख सकते, बल्कि आने वाले दिनों में इसके ऐसे असरात होंगे पूरे खित्ते पर जो शायद हमने गुमां भी नहीं किए। एक तरफ अगर ईरान जो है वो तकरीबन यूएई की शारक पे, मतलब कि सिर्फ 30 किलोमीटर दूर बैठा है यूएई से, तो दूसरी तरफ जिस लेवल की अब कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन और स्ट्रेटेजिक अलायंस हुआ है यूएई और इजराइल का, उससे आप ये समझिए कि अब पहले तो यूएई को भी अपना, इजराइल को भी ईरान पर हमला करने के लिए इराक, जॉर्डन सबके ऊपर से गुजर के आना पड़ता था, या आपको हाल ही में खबर दी थी कि किस तरीके से इराक के अंदर इसराइल ने खुफिया बेस कायम कर रखा था। तो ये सारे काम करने पड़ते थे। अगर अब ये कोलैबोरेशन जो नज़र आ रही है ये हो चुकी है, और जो कि हो चुकी है, तो आप ये समझिए कि इजराइल भी फिर अब ईरान से 30 किलोमीटर दूर ही है, क्योंकि इतनी क्लोज कोलैबोरेशन में यकीनन इसराइल जो है वो अगर यूएई पर ईरान हमला करता है दोबारा, तो फिर इसराइल उस तरफ से वापस ईरान पर हमले भी कर सकेगा। तो बहुत ही मेजर ये एस्केलेशन है, मेजर डेवलपमेंट है। आने वाले दिनों में इस पर नज़र रखेंगे, लेकिन यूएई ने अपने कार्ड्स क्लियरली खेल दिए हैं कि वो अब इसराइल के साथ खित्ते में खड़े हैं और इंडिया के साथ ज़ाहिर खड़े हैं। तो ये नया एक ब्लॉक जो है ये इमर्ज कर रहा है। आने वाले दिनों में और क्या कुछ होगा इस फील्ड के अंदर वो आपके सामने रखते रहेंगे। अब ज़रा अगली खबर की तरफ बढ़ें, एकदम वहाँ से निकल के दूसरी खबर जो आपके सामने रखनी है वो पाकिस्तान की कौमी असम्बली से है, जहाँ पर आज तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली इकबाल आफरीदी की झड़प हुई है जुनेद अकबर साहब से। रिपोर्टर्स तो ये क्लेम करते हैं कि हाथापाई भी हुई है, अब हमें नहीं पता हाथापाई हुई है कि नहीं। वजह क्या थी? वजह शायद वो तमाम डिस्कशन थी जो आज तलाल चौधरी साहब के एक बयान के बाद ये सब कुछ खड़ा हो गया सूरत हाल, और वो ये थी कि वो कहते हैं कि अफरीदी साहब जो हैं इनके बेटे इटली गए, ब्लू पासपोर्ट के ऊपर गए। अमूमी तौर पर अगर आप वज़ीर, मुशीर हों या आप मेंबर कौमी असम्बली हों तो आपको ब्लू पासपोर्ट मिलता है, मतलब आप सेनेटर हों, आप एमएनएज़ हों, आपको और आपके अहल खाना को फिर ब्लू पासपोर्ट, अहल खाना को मिलता है कि नहीं इस पर मैं श्योर नहीं हूँ सभी के, कुछ लोगों के तो जो कैबिनेट मेंबर होते हैं वहाँ तो अहल खाना को मिलता है। अब मेंबरान असम्बली के अहल खाना को मिलता है कि नहीं ये मुझे याद नहीं है, लेकिन मेंबरान असम्बली को ज़रूर मिलता है। ज़ाहिर अहल खाना को भी मिलता होगा, तो उनके बेटे के पास ब्लू पासपोर्ट था। तो आज तलाल चौधरी साहब ने ये बताया कि जो इकबाल आफरीदी के बेटे हैं वो ब्लू पासपोर्ट पे गालिबन इटली का, ऑस्ट्रिया का, 1-2 मुल्क हैं यूरोप के या 4 हैं जिनका वीज़ा नहीं चाहिए। अगर आप वहाँ जाकर उतरें ब्लू पासपोर्ट पे तो आप बग़ैर वीज़े के वहाँ पर जा सकते हैं। तो वो बताते हैं कि इटली जाकर उन्होंने ब्लू पासपोर्ट पर वो इटली गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम ले लिया कि मैंने वापस नहीं आना, मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है, इससे जो मुल्क है उसकी बहुत ज़्यादा
बेतौकीरी हुई उनके ख़्याल में, और बहुत ज़्यादा इससे मुल्क की हजीमत हुई है कि एक मेंबर पार्लियामेंट का बेटा ब्लू पासपोर्ट के ऊपर इटली जाकर वहाँ पर असाइलम ले लेता है और कहता है कि मेरी ज़िंदगी महफूज नहीं है। ये सिर्फ यहीं पर बात ख़त्म नहीं हुई, इसके बाद और भी ख़बरें सामने आईं, जैसे कि जाहिद गशकोरी साहब ने ये बताया कि 3 मेंबर पार्लिमान के बच्चों ने बैरून मुल्क पनाह ले रखी है, मीन असाइलम ले रखा है कि उनकी ज़िंदगियों को ख़तरा है। एक पार्लिमान के आला अफसर के पूरे ख़ानदान ने स्विट्ज़रलैंड में जाके असाइलम ले रखा है, सियासी पनाह ले रखी है। 2 साबिक़ वज़ीर आज़म, 3 साबिक़ वज़राए आला, 2 साबिक़ स्पीकर्स, 5 साबिक़ और एक मौजूदा वफाकी वज़ीर के बच्चों ने बाहर जाकर कारोबार शुरू कर दिया है। 32 सरकारी अफसरान की बीवियों और बच्चों ने पिछले 2 साल में कनाडा और अमेरिका के ग्रीन कार्ड ले लिए हैं। 620 सरकारी मुलाजमीन ने दूसरे ममालिक की शहरियत हासिल कर ली है। ये जाहिद गशकोरी जो हैं वो इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें जो इकबाल अफरीदी हैं उनका इसके ऊपर बयान ये है कि मेरे बेटे की ज़िंदगी यहाँ हुकूमत ने तंग कर दी थी, क्योंकि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हूँ। मेरे बच्चों को बार बार ज़दोकोब किया जाता था, परेशान किया जाता था, हरास किया जाता था, और वो तो अपनी ज़िंदगी बचा कर यहाँ से भागा है और वहाँ जाकर उसने पनाह ली है। बजाय इसके कि आप शर्मिंदा हों कि आपने यहाँ लोगों की कितनी ज़िंदगी तंग की है, आप ये इस बात का भी मुझे ताना दे रहे हैं कि मेरा बेटा जो है वो इटली क्यों चला गया और उसने वहाँ पर जाकर सियासी पनाह क्यों ली है। बात में तो वज़न है इकबाल अफरीदी साहब की, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो अब कोई भी, मतलब अभी आज मैं एक हुकूमती जर्नलिस्ट कह लें, टाउट कहते हैं तो लोग गुस्सा कर लेते हैं, एक हुकूमती जर्नलिस्ट की बातचीत सुन रहा था कि उनके ऊपर सिर्फ एक ट्वीट करने के ऊपर उन पर मुकदमा कर दिया गया। और ट्वीट उन्होंने किया था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन 1 की बिल्डिंग है इसके अंदर जासूसी के आलात लगाए हुए हैं। उनको उनके घर से उठा लिया NCCIA ने और उन पर FIR दर्ज करवा दी। हालांकि उन्हें आप हुकूमती सहाफ़ी समझें, मेरा ख्याल PTV में नौकरी भी करते रहे अगर मैं गलत नहीं हूँ, और आप उन्हें टाउट सहाफ़ी कहें, नून लीग का वर्कर कहें, जो भी कहना है, वो मतलब बहुत ही करीबी सहाफ़ी हैं नून लीग के। उसके बावजूद उनके साथ ये हुआ। फिर अता तारड़ और दूसरे लोग बीच में पड़े और रात गए जाकर उनकी जान छुड़वाई। ये कोई और नहीं कह रहा, वो खुद टेलीविज़न पर आकर वो खुद अपने व्लॉग के अंदर इस सारे किस्से का इंकशाफ कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मुझे उठा लिया गया। और फिर ये भी कहते हैं कि हम तो आपके साथ ही खड़े थे, अगर आपने हमें भी उठा लिया, हम तो 9 मई पर भी आपके साथ खड़े थे। वो जर्नल्स को ये बताना चाह रहे हैं आपने हमें भी उठा लिया। सिर्फ ये कहने का कि 1 कॉन्स्टिट्यूशन इतनी, क्योंकि हाई राइज एक बिल्डिंग है उसके अंदर जासूसी के आलात लगे हुए हैं, इसके बाद उनको उठा लिया गया। तो अब ऐसी सूरत हाल में अगर इकबाल अफरीदी के बेटे को आपने तंग किया और उन्होंने जाके असाइलम ले लिया, तो इसमें आपकी आपको हजीमत तो तब होनी चाहिए जो हरकतें आप पाकिस्तान में कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप उन हरकतों को बंद करें जो यहाँ से अपनी जान बचा के भाग रहा है। आप कहते हैं वो हमारे लिए हजीमत का समा है। अदील राजा साहब ने ये रिपोर्ट किया था कि जो इस वक्त मेंबर पार्लियामेंट हैं कौमी असम्बली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उनमें से ज़्यादातर मेंबरान ये चाहते हैं कि इमरान खान के कहने पर जो पार्लिमानी कमेटियों से इस्तीफ़े दिए थे वो हमें वापस लेने चाहिए और हमें उन कमेटियों के अंदर जाकर बैठना चाहिए। पार्लिमानी कमेटी क्या होती है ज़्यादातर लोगों को तो पता है, जिनको नहीं पता, पार्लियामेंट के अंदर कमेटीज़ बनती हैं जो डिफरेंट जो बिल्स आते हैं, कानून साजी होती है, उसका जायज़ा लेना होता है। लेकिन असल में वो मुराद देने का एक तरीक़ाकार है। जो चेयरमैन होता है कमेटी का, उसके पास गाड़ी शाड़ी भी होती है, आप ऐसे ही समझें कि आधा वज़ीर होता है वो, दफ्तर शफ्तर भी कई दफ़ा मिल जाता है, गाड़ी शाड़ी भी होती है, ड्राइवर, तो मतलब पूरा खांचा लग जाता है, तो एक आधी वजारत का उसमें फ़ायदा होता है। तो ये जितने भी पार्लिमानी आप देखेंगे जो चेयर होते हैं कमेटियों के, वो पार्लिमानी कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं अक्सर, ये एक आप ये कहिए कि अशराफिया का जो भी एक दूसरे को नवाजने का तरीका है उसमें से एक तरीका ये भी है। अब मेंबरान ने महमूद खान अचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास पर ये ज़ोर दिया है कि हमें वापस कमेटियों में जाना चाहिए, क्योंकि बजट आ रहा है तो हम कमेटियों में होंगे तो हम बड़ा किरदार अदा करेंगे, वरना किरदार हमने क्या अदा करना है वो आप सबके सामने ही है, जितना का हमने पहले अदा किया है। बजाय इसके कि हम इन असम्बलियों से निकलें, मैं आपको याद है कि जून और जुलाई से अभी तक कह रहा हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को छोड़ के बाकी तमाम असम्बलियों से हमें इस्तीफ़े देने चाहिए। बजाय इस्तीफ़े देने के मेंबरान जाकर कहते हैं कि हमें पार्लियामेंट की इन कमेटियों में दोबारा वापस चले जाना चाहिए। यहाँ से सोचिए कि इमरान खान के बयानिए का वज़न तो क्या उठाना है,
इमरान खान का जो नज़रिया है उससे भी हमारा दूर दूर से कोई लेना देना नहीं। हमें अपनी गाड़ी, पेट्रोल और अपने छोटे मोटे बेनिफिट चाहिए, और उसके लिए हमें इससे कोई परवाह नहीं कि इमरान खान के साथ, उनकी आंख के साथ क्या सलूक किया जा रहा है और उनके साथ जेल के अंदर क्या हो रहा है। मतलब कि पार्लिमानी कमेटियों के अंदर भी हमने जाना है, इस सिस्टम का पूरी तरह से हिस्सा भी बनना है, इस सिस्टम को लेजिटिमेसी भी देनी है, इस सिस्टम को ताकत भी देनी है, और फिर कहना है कि सिस्टम बहुत बुरा है, हम पर बड़ा जुल्म कर रहा है और इमरान खान को इस सिस्टम ने अंदर रखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत ही अफसोसनाक खबर थी जो सामने आई। अच्छा, फिर सफदर अवान साहब, कैप्टन सफदर अवान साहब, मैं आपको पता है उनकी हमेशा तारीफ़ करता हूँ। मैं उनके साथ जो मजालम हुए हैं ज़िंदगी में, मैं उसके उसके ख़िलाफ़ खड़ा हूँ, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। ये मैं मजाक में बात नहीं कर रहा, सीरियसली, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत सीरियस है। लेकिन वो अक्सर औकात ऐसी बातें करते हैं, मुझे नहीं पता उनके माजी का उन पर असर है, क्योंकि ख़ुद तो वो भले आदमी हैं। मुझे नहीं समझ कि वो इतनी उल्टी और पुट्ठी बातें क्यों करते हैं, जिससे बहुत सारे लोगों के दिल दुखते हैं। वो एक ख़ानदानी आदमी है, वो लोगों की ख़वातीन की ऐसे तौहीन करते हैं, लोगों की माँओं बहनों की, बेटियों की तौहीन करते हैं, हालांकि खुद बेटियों वाले हैं, खुद वो अपने आप को दरवेश सिफ्त आदमी कहते हैं। ठीक है, उनकी ज़ौजा जो हैं वो बदतमीज़ हैं, बहुत बदतमीज़ी करती हैं, गाली गलोच करती हैं, उनके साथ भी करती होंगी ज़रूर, हमारे भाई के साथ, आप मुखालफिन के साथ तो करती हैं, लेकिन उनको ये रवैया, ये रवश इख्तियार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मुखालफिन भी उनकी जो आप ये कहिए कि मासूमियत है, या उनकी जो मजलूमियत है, उस पर वो उन पर तनकीद नहीं करते, बल्कि उनका साथ देने की कोशिश करते हैं। मैं सफदर अवान साहब की बात कर रहा हूँ। उनका एक स्टेटमेंट सामने आया है, वो आप खुद ही सुन लीजिए, क्योंकि मैं कहूँगा तो आपको यकीन नहीं आएगा कि उन्होंने ही कहा है। सुनिए। हम तो वो बच्चियां चाहते हैं जिनकी गोदों में इस्लाम पले, कंटेनरों पे नचाने के लिए हमने उम्मत की बच्चियां नहीं छोड़नी इंशाल्लाह। हम दीनदार हैं, अल्लाह को असाब देना है। तो सफदर साहब, मैं क्योंकि आपकी तारीफ़ करता रहता हूँ, मुझे बहुत ही दिली दुख भी हुआ और अफसोस भी हुआ। ये बड़ा ही गिरा हुआ बयान है। आपको ऐसे बयानात किसी की भी बेटी, सियासी मुखालफिन की बेटियों के बारे में, माओं के बारे में, बहनों के बारे में नहीं देनी चाहिए। अगर आप में ज़रा सा भी ख्याल है अपने ऑनर का, अपनी रिस्पेक्ट का, तो आपको, क्योंकि आप खुद बेटियों वाले भी हैं, आपको एक माँ ने भी जना है, आपकी बहनें भी होंगी, अभी हाल ही में आप सब कुछ देख चुके हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ के जलसों के अंदर भी ख़वातीन डांस करती हैं, और इसमें कोई बुरी बात नहीं अगर ख़वातीन कर लेती हैं उठ के, तो वो नून लीग की हों, कोई भी हों। अगर कोई भी पार्टी का तराना चल रहा है और उसके ऊपर किसी वर्कर ने भी, खातून या मर्द ने, अगर उनका दिल किया, उन्होंने डांस कर लिया, तो आप इसके ऊपर उन ख़वातीन को मतलब जो आप अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं वो मैं तो नहीं करना चाहता, लेकिन हाल ही में जो कुछ मार्का हक में आपकी बेगम की मौजूदगी में, या आपकी बेगम के पैसों से सब कुछ होता है, या तो आप डिस्टेंस करें अपने आप को और उस सारे काम को भी फिर बगैरती कहें, तो फिर आप ये कहते हुए अच्छे लगते हैं। तो बहुत ही अफसोसनाक है आपकी ये सारी सूरत हाल जो आपने की। लेकिन यहाँ पर एक कोई ऐसा नहीं है, जिस तरबूज को काटेंगे वही अंदर से सुर्ख निकलता है, एक मुहावरा है। उसी तरह से सिंध के जो वज़ीर दाखिला हैं ज़िया साहब, उन्होंने ये बयान दिया है कि लेडी डायना जो थी वो भी कारोकारी के तहत कत्ल हुई थी। गैरत के नाम पर जो कत्ल किया जाता है सिंध में, बलूचिस्तान में, केपी में, पंजाब के भी बहुत सारे इलाकों में उसे कारोकारी कहते हैं, और वो कहते हैं कि लेडी डायना का कत्ल जो था वो भी कारोकारी में हुआ था। अब वो क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, उस डिटेल में तो नहीं जाता, लेकिन 21 तोपों की सलामी जो है वो वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया साहब को ज़रूर इसमें देनी चाहिए। अच्छा, फिर गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं, आपको पता है, वहाँ पर कैप्टन सफदर साहब ने एक नया कट्टा खोल दिया है, और वो उन्होंने कहा है कि मैं वफाकी वज़रा अता तारड़ शिज़ा फ़ातिमा से ख़ुद काम करवा रहा हूँ, सबसे ज़्यादा डॉक्टर मोहम्मद ज़मान के हल्के में काम करवा रहा हूँ। मतलब कोई लगी लिपटी रखे बगैर वो वाज़े तौर पर ये कह रहे हैं कि मैं हुकूमती वज़रा से इलेक्शन के अंदर इंटरफेरेंस करवा रहा हूँ। मतलब उन्होंने कन्फेशन दे दिया है वीडियो के ऊपर कि हम वफाकी वज़रा को इन्वॉल्व किए हुए हैं इस इलेक्शन के अंदर, जो कि इलेक्शन कमीशन के असूलों के ख़िलाफ़ है, लेकिन उन्होंने इसको कन्फेस कर लिया है वीडियो टेप के ऊपर। और लेकिन जाहिर है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कोई नहीं होगी, क्योंकि आसिम मुनीर उनके अपने बंदे जो हैं, उनके घर के फ़र्द इस वक्त आर्मी चीफ़ भी हैं, चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी हैं, बल्कि मुल्क के मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, और उनकी अपनी बेगम जो हैं वो उन्हीं के मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक रानी के तौर पर पंजाब में वो वज़ीर आला के तौर पर बैठी हुई हैं, तो इसलिए उनको कोई पूछने वाला इसमें है नहीं। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखें। सरकारी हज का सीज़न दोबारा आ गया। हम रोते रहे पता नहीं कितने दहाइयों तक आसमा शराजी साहबा के सरकारी हज पर, और उनका नाम ही सरकारी हजन पड़ गया, आप सबको याद होगा। सऊदी अरब जो है वो गुरबा, मसाकीन,
जो बेवा हैं उन सब के लिए हुकूमती सतह पर हज का ऐलान करते हैं। उसके अलावा जो मुतवसत या आप ये कहिए कि मुतवसत तबके से भी नीचे वाले तबके से बिलोंग करते हैं, जो खुद से हज नहीं कर सकते, उन्हें सऊदी गवर्नमेंट जो है वो कहती है कि हम गरीबों को हज करवाएंगे। मीडिया के अंदर से भी कुछ नाम दिए जाते हैं, जैसा कि कैमरामैन होते हैं, लाइट्स का स्टाफ होता है जो लाइटिंग को हैंडल करता है। ये उन स्टाफ के नाम डाले गए थे, लेकिन बाद में ये पता चला कि मुल्क के जय्यद किस्म के जो सहाफ़ी हैं उन्होंने इसमें इंटरफेयर किया और कैमरामैन जो थे उनके नाम निकलवाए और अपने नाम डलवा दिए, और अब हज पर वो तशरीफ़ लेकर जा रहे हैं। नाम जो सामने आए हैं, मुझे एक बहुत ही मोतबर सहाफ़ी ने इस्लामाबाद से, अभी जो सहाफ़ी बातचीत कर रहे हैं वो नाम नहीं ले रहे, मीडिया के अंदर सभी लोग कह रहे हैं कि 3 बड़े सहाफ़ी हैं, उनके चैनल्स के नाम भी ले रहे हैं, लेकिन किसी ने उनका नाम अभी तक मैंने नहीं देखा। मुझे एक बहुत ही मोतबर सहाफ़ी ने फ़ोन करके बताया कि ये नाम कौन से। पहले नंबर पर आमिर इलियास राणा साहब हैं, एक्सप्रेस न्यूज़ में हैं, जाने माने सीनियर सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद से, और इनको 2 दफ़ा, एक दफ़ा नहीं, इन्हें 2 दफ़ा तमगे मिल चुके हैं। एक दफ़ा तमगा इम्तियाज़ और एक दफ़ा कोई और तमगा। दोनों तमगे इनके गले में हैं, उसके बावजूद ये किसी और तरफ जो है वो चल पड़े। आज फिर तमगे दिए गए हैं। आपको पता है कि आज शाहिद खाकान कह दिया, जो शाहिद अफरीदी हैं फॉर्मर क्रिकेटर, उन्हें भी तमगा दिया गया। इससे पहले भी उनके पास एक तमगा था, अब फिर दिया गया है। और जो उन्हें तमगा दिया गया है, अब ये नहीं पता कि वो जो उन्होंने फील्ड मार्शल साहब को उठा के रखा है वो है, या वो 0 पे आउट होते रहे सबसे ज़्यादा वो है, मुझे ये नहीं पता, लेकिन उन्हें एक और तमगा आज दिया गया है। उसके साथ साथ और तमगे भी हैं, लेकिन पहले ज़रा आमिर इलियास राणा साहब की बात कर लें कि इनके पास भी 2 तमगे हैं। अब ये सरकारी हज पर तशरीफ़ लेकर जाएंगे, मोटी तनख्वाह लेते हैं, भारी भरकम, आप सहाफ़त के हिसाब से कह रहा हूँ, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं। मेरा दिल नहीं मान रहा कि जाएंगे, मुझे लगता है कि ये खुद ही इनकार कर देंगे और अपने पैसों से हज करेंगे। मैं इनसे तवक्को भी करता हूँ और गुजारिश भी करता हूँ, और इनको मजम्मत करनी चाहिए कि इनका नाम डाला गया, अगर इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, वैसे डाला तो नहीं जाता ज़ाहिर है, लेकिन इन्हें इससे डिस्टेंस करना चाहिए। तो जो अगला नाम है उसने मुझे बहुत ही तकलीफ़ दी है ज़ाती तौर पर, क्योंकि मैं उन्हें बहुत ही मोतबर और अच्छा सहाफ़ी समझता हूँ। शौकत पराचा साहब, उनका नाम भी इसके अंदर डाला गया है कि वो भी जा रहे हैं कैमरामैन के नाम को हटा के। फिर सुहेल इकबाल भट्टी साहब, उनका नाम भी ये कहा गया कि वो इस्लामाबाद में मुकीम सहाफ़ी हैं, और पहले 92 के ये ब्यूरो चीफ़ रहे, आजकल शायद GTV न्यूज़ के ब्यूरो चीफ़ हैं, और उनका भी कहा जा रहा है कि वो भी हज पर, सरकारी हज पर जा रहे हैं कैमरामैनों के नाम हटवा के। ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। तीनों सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनको ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन अब आवे का आवा बिगड़ा है, तो आप इनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहेंगे। जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ आपके सामने है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम तमगों की बात करें तो 3-4 ब्यूरोक्रेट्स, नौजवान बिल्कुल, एक SP अली रज़ा, डायरेक्टर CDA अनम फातिमा, चौधरी अवैस अफजल और मोहम्मद यूसुफ को तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया। कारनामा यह है कि इन्होंने कौमी मफाद में इस्लामाबाद की 612 एकड़ ज़मीन वागुजार करवाई। तो ये वही शहबाज शरीफ मॉडल है जो मोहसिन नकवी इस्तेमाल कर रहे हैं। 17 ग्रेड वाले को 18वें ग्रेड में पहले पोस्ट करो, या 18वें वाले को 19वें या 20वें ग्रेड में। फिर क्योंकि उसे आपने पहले ही उसकी टर्न से बेहतर पोजीशन पोस्टिंग दी हुई है, उससे फिर गंदे वंदे काम करवाओ अपने सारे, जो भी आपके फ़ायदे के काम हैं, गैर कानूनी काम है, फिर ऊपर से उन्हें तमगे भी दो। ये एक नई रीत शुरू हुई है। पहले तो सिर्फ सरकारी मुलाजमीन रिश्वत पर ही काम करते थे, अब वो साथ साथ तमगे भी मांगेंगे। तो ये सिर्फ आहद चीमा और वो सारा जो कुछ चल रहा था पहले, आप फवाद हसन और वो जो एक पूरी लॉट थी शरीफ ख़ानदान के साथ काम करने वाली, बशीर मेमन हो, या उससे पहले एक IG होते थे पुलिस के, वो वाली लॉट तो चल ही रही थी। अब ये नई लॉट आ गई है, और सोचिए अब तो ये सैकड़ों के अंदर ऐसे लोगों को भर्ती करेंगे जिनको ये उल्टे काम करवा के बाद में तमगे भी देंगे। तो पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल मामलात किस तरफ जा रहे हैं, इनहतात कितना हो रहा है कि अब सरकारी मुलाजमीन को उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी करने पर भी उन्हें तमगे दिए जा रहे हैं। अगली खबर आपके सामने रखते हैं, और वो है कि बन्नू की तहसील डोमेल में पाकिस्तानी तालिबान ने हबीब बैंक की कैश वैन पर हमला करके 8 करोड़ रुपए से जायद की नकदी लूट ली। लेकिन यह खबर कहीं पर प्रोमिनेंटली जो है वो कवर नहीं की गई उस तरह से। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने कैश वैन के सिक्योरिटी गार्ड्स को यरगमाल बनाकर इनसे असलहा भी छीन लिया, और असले के ज़ोर पर इन्होंने ये कैश लूट लिया, और 4 बंदूकें, 2 पिस्तौल और गोलियां भी उनसे जाते हुए लूट कर ले गए।
यही नहीं, कल की जो खबर थी कि 9, उससे पहले तो 15 पुलिस वालों को शहीद किया गया था, फिर 9 पुलिस वालों को और शहीद किया गया। लेकिन इन तीनों दिनों में या इन दोनों दिनों में जो खबर थी वो पिंकी स्मगलर की थी। जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो रहा है उसके ऊपर किसी किस्म की कवरेज नहीं थी। ये हमारे चौधरी निज़ामुद्दीन साहब की प्रायोरिटीज़ हैं। प्रायोरिटी आपको बता दी कि पिंकी स्मगलर को लॉन्च किया गया है जरदारी साहब के खिलाफ, ताकि उनको दबा के उनसे 28वीं तरमीम करवाई जा सके। इसलिए आजकल आपको हर तरफ पिंकी स्मगलर नज़र आएगी, कोई दहशतगर्दी की और दूसरी खबरों के ऊपर उस तरह की कवरेज सामने नहीं आएगी। फिर अगली खबर जो है वो पाकिस्तान का बहुत ही बड़ा अखबार जंग अखबार, उसके बारे में अफसोसनाक खबर आई है कि वो रावलपिंडी और लाहौर और पता नहीं और कई शहरों में जो उनकी बिल्डिंग्स हैं, जो उनके असासाजात हैं, उन्होंने उसको फ़रोख्त पर लगा दिया है। ये दिन उन्होंने अपनी किस्मत में, और अगर ऐसा सच है, क्योंकि उन्हीं के अपने ग्रुप के जो सहाफ़ी हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं, अगर ये सच है तो ये दिन उन्होंने अपने आप को खुद दिखाया है। क्योंकि लेगेसी मीडिया जितना उसने झूठ लिखा, जितना वो अपने आप को, जैसे चौधरी साहब समझते हैं कि हम लोगों को बनाते भी हैं और गिराते भी हैं, वो भी जंग ग्रुप भी ऐसे ही सोचता था। और आज मुल्क का सबसे बड़ा अखबार अगर बंद हो रहा है, या कहा जा रहा है कि अगले 6 महीने में शायद बंद हो जाए, अल्लाह करे ना हो, हम तो हालांकि वो दुश्मनी ही करते हैं पॉलिटिकली हमारे साथ, फिर भी हम कहेंगे कि एक बड़े अखबार को बंद नहीं होना चाहिए। और बहुत सारे लोग बेरोज़गार भी होंगे। आज शाहीन सबाई साहब ने भी यही कहा है कि उन्हें इस चीज़ को वाजे करना चाहिए ताकि लोगों का जो फाइनेंशियल मुस्तकबिल, जिनकी वहाँ नौकरी है, वो अपना को बंदोबस्त करें। लेकिन इस सारे काम में कि इतने हुकूमती उन्हें इश्तिहारात मिले, सब कुछ मिले, क्योंकि झूठ लिखा जाता है, झूठ बेचा जाता है। वहाँ पर अंसार अब्बासी जैसे मुनाफिक जो हैं वो झूठी स्टोरीज़ लिखते हैं। तो लेगेसी मीडिया जो है वो लगातार अब नुकसान में जा रहा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, और वहाँ से निकल के अब वो सिर्फ सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया की तरफ आने की कोशिशें कर रहे हैं। तो ये भी एक मेजर डेवलपमेंट थी। फिर आप ये देख लीजिए अखबार का फ्रंट पेज, ये हमने आपको बताया कि 9 लोग, पहले 15 लोग शहीद हुए, फिर 9 हुए, और फिर ये डाका पड़ा। कोई कवरेज नहीं है। कवरेज है तो पिंकी स्मगलर की। ये जब अखबारात इस तरह के घटिया काम करते हैं तो इसी वजह से फिर लोगों का इनसे एतबार उठ जाता है और लोग अपने आप को इनसे डिस्टेंस करते हैं, और इसी वजह से अब इनको ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बंद करने की कोशिश करनी पड़ रही है। आखिरी खबर आपके सामने रख दें, और ख़बर अहम है, इसके ऊपर अफसोस किया जा सकता है कि आपको पहले भी ये खबर कई दफ़ा दे चुके हैं, आज रिपीट करनी पड़ेगी कि इमरान खान साहब का जो वकालतनामा है वो साइन नहीं करवाने दे रहे हैं। ये पहले भी बार बार यही खबर आपके सामने रख चुके हैं। आज एक दफ़ा फिर याद दहानी के लिए और लानत मलामत दोबारा करने के लिए कहेंगे कि अभी तक इमरान खान साहब के जो केसेस हैं उसमें वकला ने जो पटिशन्स फाइल करनी है, उसके लिए अभी तक उनका वकालतनामा जो है वो दस्तखत नहीं होने दिया जा रहा। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।